ये कहानी है एक ऐसे गुमनाम सिपाही की जिसे उसकी तन्हाई और अज़्म ने एक खतरनाक मैदान में जिंदा रखा। ये तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। ग्री सूट की अहमियत इसलिए ज्यादा थी कि हर स्नाइपर को अपने इर्द गिर्द के माहौल का हिस्सा बनना पड़ता है। ये पुराने दौर के मुहाफिजों की तरह है जो घास में छुपकर अपने हदफ का इंतजार करते थे, और आज हम दुश्मन की नजरों से बचने के लिए ही उसूल इस्तेमाल करते हैं। मैं ग्री सूट में लिपटा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। मुझे यहां से जल्द अज जल्द निकलना था। मेरे साथी हारिस का ख्याल मेरे दिल में था। हम एक घनी ऊंची नीची जगह पर थे। मुझे यकीन था कि दुश्मन ने अब तक इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया होगा। पकड़े जाने का मतलब था सख्त अजियत, और इसका तसव्वुर भी कांटे खड़े कर रहा था। मैंने एक छोटे से चश्मे वाला रास्ता चुना। वहां रुककर पानी पिया और अपनी बोतलें भरी। चशे से थोड़ा आगे ढलवान शुरू हो गई और मेरी रफ्तार बढ़ गई। मुझे रास्ता याद नहीं था, इसलिए मैं बार बार कंपास पर निगाह डालता रहा। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए मैंने 3 किलोमीटर का फासला तय किया, और एक खुश्क नाले के बदकिस्मती से नाला मूसलाधार बारिश की वजह से पानी से भरा था, और उसके किनारों पर पत्थर और झाड़ियां थीं। सबसे बुरी बात यह थी कि करीब ही सिर्फ 700 से 800 गज के फासले पर दुश्मन की फौज का एक सेक्टर बेस मौजूद था। मैं एक घनी झाड़ी में लेट गया और दूरबीन लगाकर बेस का जायजा लिया। मामूली चहल तहल देखते ही मैं समझ गया कि उन तक हमारी मौजूदगी की खबर पहुंच चुकी है। मैंने देखा कि फौजियों का एक दस्ता बेस से नीचे उतरकर नाले की तरफ आ रहा है। वो हमारी तरफ ही बढ़ रहे थे। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं भागता हुआ उनसे पहले यहां पहुंच गया, वरना रास्ते में सामना हो जाता और इस सूरत में जिंदा बचना नामुमकिन था। अब मेरे पास छुपे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं झाड़ी के तने के करीब बिल्कुल बेहिसो हरकत लेट गया। मेरी सांस की आवाज भी मुझे मुश्किल से सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर में ही मुझे उनकी गुफ्तगू सुनाई देने लगी। वो हिंदी और मकामी जबानों में बात कर रहे थे। जूं ही वो करीब आए, मच्छरों और कीड़ों ने मेरे गिरी सूट पर भम्भनाहट शुरू कर दी। मेरे कानों और गर्दन पर कीड़े काट रहे थे, मगर मैंने पलक तक नहीं झपकी। मैंने अंदाजा लगाया कि कम से कम 8 से 10 फौजी थे। वो जोड़ियों में तकसीम होकर आगे बढ़ रहे थे। एक फौजी नाले के दाएं और दूसरा बाएं जानिब निगरानी कर रहा था। एक फौजी ने कहा, अच्छा हुआ कि हमने एक बार फिर इस इलाके को चेक कर लिया। दूसरे साथी ने जवाब दिया, यहां खतरा ज्यादा है। ये बंदा सिर्फ मामूली शिकारी नहीं, ये अच्छा निशानाबाज है, इसलिए हमें चौकस रहना होगा। तीसरी जोड़ी के एक फौजी ने कहा, अगर उनकी तादाद वाकई 8-10 है, तो हम इतने कम लोग उन्हें कैसे रोकेंगे? इसके साथी ने जवाब दिया, दूसरी पार्टियों को भी इस तरफ भेजा जा रहा है। सारे इलाके का घेराव करके तलाशी ली जाएगी। दूसरी जोड़ी के दौरान चौथी जोड़ी का एक फौजी, जिसका नाम शायद सुरेश था, इसी झाड़ी के पीछे रुका जहां मैं छुपा था। वो अपने साथी को भेजकर पैंट खोलने लगा। उसका रुख मेरी तरफ था, मगर उसकी निगाहें अपने साथियों पर थीं। मैं उस वक्त झाड़ी का एक गैर मरई हिस्सा बन चुका था। अचानक सुरेश का वॉकी टॉकी बोला, नंबर 5, अपनी लोकेशन दो। सुरेश ने जवाब दिया, जंगली नाला, जंगल मोर ओवर। अब भी नहीं हुआ था कि उसकी नजरें मेरी जानिब घूमें और वो चौंक गया। मैंने लम्हे भर में फैसला कर लिया था। मैंने झटके से हाथ में पकड़ा पिस्टल इस्तेमाल किया और आवाज से पहले ही वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मैं जल्दी से झाड़ी से निकला, उसकी लाश को अंदर घसीटा और उसका वॉकी टॉकी उठा लिया। उसके साथी आगे निकल चुके थे।
मैंने झाड़ियों की ओट में रहते हुए बेस की तरफ जाना शुरू कर दिया। वॉकी टॉकी की आवाज कम करके मैंने ऑन कर लिया। 20 से कंट्रोल बार बार सुरीश को पुकार रहा था। जब कोई जवाब ना मिला तो कंट्रोल ने तमाम पार्टियों को सफेद नाले की तरफ इकट्ठा होने और खतरनाक निशानाबाज के खिलाफ एहतियात से काम लेने की हिदायत दी ताकि बैटरी ज़ाया ना हो। अब मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं जल्द से जल्द अपने साथी तक पहुंचूं और वहां से निकल जाऊं। 1 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मुझे अपने लगाए हुए निशानात नजर आए। ये एक छतरी नुमा दरख्त था जिसके बाद टूटा हुआ चेड़ का दरख्त आता था। इन निशानात की मदद से मैं 15 से $20 तो देना चाहता। उन निशानात का पड़ावाली मैं जाता था। मैं 15 से $20 की लगा लोगा था। मैं 15 से $20 मिनट में उस मकाम पर पहुंच गया जहां मैंने हारिस को छोड़ा था। मेरे लिए फौरी तौर पर वहां जाना खतरनाक हो सकता था क्योंकि अगर हारिस पकड़ा गया होता तो दुश्मन मेरा इंतजार कर रहा होता। मगर अचानक मुझे आवाज आई, मैं यहां हूं अरमान। ये हारिस की आवाज थी। मैंने घनी झाड़ियों के दरमियान से झांका। वो 3 दरख्तों के दरमियान छुपा हुआ था जो एक गहरी ओट बनाए हुए थे। 7 हारिस, मिशन कामयाब, मगर निकलना होगा, मैंने कहा। उसने आह भरकर कहा, मुझे लगता है मेरे पांव की हड्डी करीक हो गई है, सूजन फैल रही है, इसके साथ चलना मुश्किल है। मैंने कहा, हमें एक एक पल की जरूरत है। आप यहां वक्त जाया कर रहे हैं। अगर ये बेवकूफी है तो मैं यही करूंगा। मैं फौरन एक करीबी मजबूत दरख्त पर चढ़ने लगा। हारिस ने कहा, अरमान, एक स्नाइपर को तैयार करने में कितनी मेहनत और पैसा खर्च होता है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, यह बात मुझे यहां भेजने से पहले सोचनी चाहिए थी। उसने गहरा सांस लिया और खामोश हो गया। अच्छा, मेरी बात सुनो। मैंने उसे वॉकी टॉकी पर सुरेश को खत्म करने और दुश्मन के घेराव के मंसूबे के बारे में बताया। हारिस ने तस्दीक की कि दुश्मन रात को मजीद कार्रवाई रोक रहा है और सुबह का इंतजार करेगा क्योंकि रात के वक्त इस जंगल में स्नाइपर को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना है। उसने कहा, मुझे मालूम है कि यहां भी छोटे चश्मे हो सकते हैं, मगर नक्शे पर सिर्फ बड़े रास्ते होते हैं। मैंने हारिस का पांव देखा। सूजन ज्यादा थी। इसका इलाज सिर्फ अस्पताल में हो सकता था। हारिस ने मुझे अपने हिस्से के हिम्मत से भरपूर बिस्किट्स और पानी दिया। ये आपके लिए, आराम करो। सुबह हमें एक पल के लिए भी सोना नहीं होगा। पानी पिया और आंखें बंद कर ली। ये मेरा पहला बड़ा मिशन था और शदीद दबाव में मेरा दिल बार बार बेदार हो रहा था। मैंने वॉकी टॉकी ऑन किया, दुश्मन की आवाज सुनी, मगर उनमें कोई नई पेशकदमी नजर न आई। वो अपनी जगहों पर ही इंतजार कर रहे थे। एक खौफनाक, सस्पेंस से भरी खामोशी छाई हुई थी। और इसी के साथ इस मिशन की दास्तान अपने अंजाम को पहुंची। डायरी का ये वर्क मुकम्मल हुआ। हम आपके वक्त और तवज्जो के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। कहानी का अगला बाब बहुत जल्द आपके सामने होगा। तब तक अगर आप ऐसी मजीद हकीकत पसंदाना और सनसनीखेज दास्तानें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें।